हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैथ और मैथ पेडागोजी दोनों शामिल है और ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें, ओके। और ये पेपर 2 वालों के लिए है भाई, ठीक है। पेपर सेकंड वालों के लिए ये मैथ और मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। हाईलाइट है सीटेट 7 जुलाई 2024, ठीक है। जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आगे आएगा सीटेट का एग्ज़ाम, ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ विथ डिटेल उसका डिटेल भी शामिल है, ठीक है। पहली बात तो हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे क्वेश्चन का, उसके साथ उसके ऑप्शन में जो वर्ड्स लिखे रहेंगे या फिर उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और जो टॉपिक घूमते रहेंगे ना, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ना ही इसका एक्सपायरी डेट होगा भाई, इसका ना ही एक्सपायरी डेट आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमेशा काम आएंगे, चाहे 7 जुलाई 2024 का सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे 2025 का हो, 2026 का हो, सब में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 जुलाई 2024 के लिए ही है ये सीटेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ऐसे भ्रम में मत रहिएगा आप लोग। ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, हर सीटेट के एग्ज़ाम में काम आएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल्स, ठीक है। और धमाकेदार प्रैक्टिस सेट है, इसे छोड़कर मत जाइएगा कहीं और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि कोई भी इसमें कंपटीशन की बात नहीं है भाई, सबको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, ओके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संख्याएं -11/20 और 7/-15, 17/-30 और -3/10 और वही क्रम में किस प्रकार से लिखी जाती हैं, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई घटते क्रम में कैसे लिखे जाएंगे। तो देखिए आगे देखते हैं भाई, सॉल्व करने का स्थान ही नहीं है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर तो है स्थान। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक मिनट भाई, क्वेश्चन भी देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हरों का लासा लेंगे, ठीक है। लिखेंगे हरों का लासा लेने पर, हरों का लासा लेने पर, ठीक है। हरों का लासा कितना, देखिए 20 है, 15 है, 30 है, 10 है, ठीक है। इसका लासा आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा इसका लासा, ठीक है। इसका लासा 60 आ जाएगा। अब हरों को बराबर करने पर, अब हरों को बराबर करना है भाई, चलिए करते हैं बारी बारी से। देखिए लासा 60 आया ना, तो यहाँ पर देखिए -11/20 गुणे कितना लिखेंगे भाई, 3/3, क्योंकि 20 तिहाई 60 तभी ना आएगा, 20 से गुणा होगा 3 में तो 20 तिहाई 60, तभी ना लासा 60 आएगा। और फिर जो है अंश में भी 3 से ही गुणा करेंगे। तो देखिए 11 तिहाई 33, ठीक है, -33 भाई, और 20 तिहाई 60, इतना आ गया पहले का। -11/20 गुणे 3/3, तो इसका जो है मान निकल करके आ गया 33 -33/60, इसको नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब आता है -7,
ठीक है, -7/-15, ठीक है, -7 नहीं भाई, सिर्फ 7 है, ठीक है, गुणे 15 चौका 60, तो 4 से हर और अंश दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है, 15 चौका 60। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसका, 7 चौक 28 अपान 15 चौका 60, ठीक है, 60। इसको भी याद रखिएगा भाई, 28 अपान -28 लिखेंगे, -28 अपान 60, ओके। अब आगे देखते हैं, अगला है 17/30, ठीक है, 17/30, 30 दूना 60, इसमें 2 से गुणा करेंगे भाई, अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे, 30 दूना 60, 17 दूनी 34, ठीक है, 17 दूनी 34 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर, 17 दूनी 34 अपान 30 दूना 60, ओके, -34 अपान 60, ए आ गया 17 अपान -30 का मान, ओके। याद करके रखिएगा, बता रहे हैं आप लोग, नोट करके रखिएगा, क्योंकि अभी हम स्किप करते जा रहे हैं ना। आगे देखते हैं, -3 अपान 10 गुणे 10 छक्का 60, तो इसमें जो है 6 से अंश में और हर में 6 से गुणा होगा, तो 6 त्रिक 18 -18, ठीक है, अपान 10 छक्का 60, इतना मान इसका आ गया। अब कितना कितना आया है भाई, अब और वही क्रम में लिखते हैं सबको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा -10 बटा 10 बोल रहे हैं भाई, -3/10 का मान कितना था, -18 अपान 60, ठीक है, सबसे छोटा है। अब उसके बाद इज़ ग्रेटर देन, फिर आ जाएगा -28 अपान 60, ठीक है, -28 अपान 60 किसका मान था, 7/-15 का, ठीक है, तो -28 अपान 60, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई, इज़ ग्रेटर देन -33 अपान 60 किसका मान था, -11 अपान 20 का, ठीक है, तो 33 अपान 60 -11 का मान था, इज़ ग्रेटर देन, अब आ जाएगा लास्ट में -34 अपान 60 किसका मान था भाई, 17 अपान -30 का, तो -34 अपान 60, ठीक है, इतना हो गया। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, -3 अपान 10 इज़ ग्रेटर देन 7 अपान -15 इज़ ग्रेटर देन -11 अपान 20 इज़ ग्रेटर देन 17 अपान -30, ओके, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, -7 अपान 7 बोल रहे हैं भाई, -5 अपान 7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो जाए, बताइए भाई, क्या घटाया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, माना -5 अपान 7 में से x घटाया जाए तो x घटाया जाए तो -1 प्राप्त होगा, ठीक है, एक मिनट भाई, -1 प्राप्त होगा।
ओके, तो चलिए भाई घटाते हैं। देखिए -5/7 माइनस एक्स बराबर -1 के। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/7 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 7 का नाम 7, 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5/7। ओके, अब क्या होगा, 7 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2/7। ओके, इतना हो गया। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस बोल रहे हैं, क्या ही बताएं, 2/7। ठीक है, -5/7 में से 2/7 घटाया जाए तो -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है, तब a का मान है। a का मान क्या है भाई, तब बताइए। देखिए ध्यानपूर्वक देखते जाइए सिर्फ। अंडर रूट 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2013 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 2014 को। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 2013 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2013 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, स्पेस नहीं भाई, अब देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, कितना लिखे थे, 2013 का वर्ग प्लस 2 गुणे 2013 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में इतना लिखे थे। अब जो है ना, a बराबर, देखिए a बराबर 1 प्लस 2013 का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट में भाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2014 का वर्ग। ठीक है, अब उसके बाद फिर अंडर रूट हटेगा तो 2014 बच जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए, बी और सी विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, c इज लेस देन o, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए भाई। माना a, b तथा c पूर्णांक क्रमशः -3, -2, -1 है। ठीक है, तब क्या होगा, तब -3 इज लेस देन -2 इज लेस देन -1 इज लेस देन 0। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब अगर विकल्प जो है, विकल्प ए को लिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए -3 -1 इज लेस देन -2 के। ठीक है, यही ना, तो उसके बाद -4 जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, -4 इज
लेस देन -2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्याएं हैं 82, 90, 30, 000 का मानक रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। k प्लस n का मान है, क्या है भाई? चलिए देखते हैं। दी गई संख्याएं कितनी है भाई? 82, 90, 30, 000। ठीक है, इतनी है। अब संख्या का मानक रूप k इंटू 10⁻n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8.2903 इंटू 10⁸ इतना लिख सकते हैं ना। उसके बाद k बराबर 8.2903। ठीक है, और n बराबर कितना आ गया भाई? पावर 8 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं k प्लस n। ठीक है, k प्लस n बराबर कितना हो जाएगा? जोड़िए, देखिए 8.2903 प्लस 8 जोड़ने पर कितना आ जाएगा भाई? बताइए, आपका आ जाएगा 8 8 16, 16.2903। यही आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कहाँ है आपका आंसर? देखते हैं, यही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दो अभाज्य संख्याओं x और y, x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्त 161 है। 3y माइनस x का मान है, क्या है भाई? चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्याएं x और y का लासा, अभाज्य संख्याएं x और y का लासा बराबर 161। ठीक है, अब एक्स वाई बराबर 161 है। ठीक है, तो 161 को तोड़ दीजिए, कितने में कितने से गुणा करें कि 161 आ जाए? तो आप तोड़ दीजिए 23 इंटू 7। ठीक है, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 आ जाएगा 161। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन y, और y बराबर कितना हो जाएगा भाई? x बराबर 23 हो जाएगा और y बराबर 7 हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि x जो है बड़ा है y से। ठीक है, तब अब देखिए, अब उसके आगे क्या होगा? 3y माइनस x बराबर 3y मतलब 3 गुणे y का मान कितना था? 7। ठीक है, माइनस 23 आ गया। ठीक है, अब 7 3 21। ठीक है, 7 3 21 माइनस 23, अब घट जाएगा, आ जाएगा आपका -2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है? चलिए भाई सॉल्व करते हैं। देखिए 72 के गुणनखंड निम्न होंगे भाई। कौन कौन से होंगे? पहला तो 1 गुणे 72 ही हो जाएगा, 72 का नम 72। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 36 दूना 72, और तीसरा हो जाएगा 3 गुणे 24, और चौथा हो जाएगा 4 गुणे 18।
1 मिनट भाई, 4 गुणे 18 और 5वां हो जाएगा 6 गुणे 12 और 6वां हो जाएगा 8 गुणे 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। अतः गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ठीक है, इतना गुणनखंड है। और कुल गुणनखंड की संख्या कितना है भाई? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर, देखिए कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड बराबर 72 लिख रहे हैं भाई, 12। ठीक है, कुल गुणनखंड कितने हैं? 12। अब 11 से कम गुणनखंड की संख्या कितनी है? 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक जो है 11 से कम गुणनखंड है। ओके, 11 से कम गुणनखंड की संख्या 7 है और कुल गुणनखंड की संख्या कितना है? 12 है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 7C1 अपान 12C1 यानी 7/12। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 7/12। किसमें भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए √3 देखिए 3 √500 इंटू 3 √16। ठीक है, 16 का 500 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? आपका आ जाएगा 8000। ठीक है, 8000, 16 × 5 = 80, 8000। ठीक है, 3 √8000। अब 8000 का घन कितना होगा भाई? 8000 का घन कितना होगा जल्दी बताइए? 8000 का घन 20 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, 20। ठीक है, 8000 का घन 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग है भाई, क्या किया जाए बताइए? ये सब एग्ज़ाम में टाइम को लॉस करने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा सा चूक हुई तो क्वेश्चन भी, आंसर भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसको स्किप करते हैं भाई। यदि x एक पूर्णांक है, ठीक है, तब x + 1 की पावर 4 माइनस x - 1 की पावर 4 सदैव ही निम्न से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं भाई बताइए? जल्दी बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 8, क्योंकि हम जानते हैं, हम सॉल्व किए हैं और इसका जो है डेरिवेशन काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए इसको स्किप करते हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है? 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ों का अंक इकाई से बड़ा है। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। इकाई से 7 बड़ा है भाई। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक है, क्या है भाई? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं भाई, माना सैकड़े का अंक
माना सैकड़े का अंक भाई, सैकड़े का अंक, माना सैकड़े का अंक जो है 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, इतना है। तब इकाई अंक बराबर 7 के लिए 0, 8 के लिए 1 और 9 के लिए 2, ठीक है। तब इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर 7 के लिए 0, ठीक है, और 8 के लिए 1 और 9 के लिए 2, ठीक है, 9 के लिए 2। अब वास्तविक संख्या बराबर, वास्तविक संख्या बराबर 700, ठीक है, 700 और 801 और 902, यही है ना। अब इसमें क्या करना है, क्या बोला था, घटाने को ना, संख्या पलट कर उसे घटाने को। तो देखिए क्रम बदलने पर, अगर इसको ये जो 700 है ना, 700 को पलट देंगे, 700 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर 700 को क्रम बदलने पर, यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, क्रम बदलने पर। देखिए अब ये 700 है ना, अब 700 को पलटेंगे तो 007 हो जाएगा, ठीक है। और 700 में से 007 घटाएंगे तो कितना आएगा, 693 आ जाएगा, ठीक है। घटा लीजिए भाई, 700 में से 7 घटेगा तो 693 ही आएगा ना। अब उसके बाद देखिए 801 को पलटेंगे, एक मिनट भाई, 801 को पलटेंगे तो आ जाएगा 108, ठीक है। 108 में से अब 801 में से 108 में से 108 को घटाएंगे, ठीक है। 801 में से 108 को घटाएंगे तो आपका 693 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही सेम है 902 है, 902 को पलटेंगे तो 209 हो जाएगा, ठीक है। 902 को पलट देंगे तो 209 हो जाएगा, और 209 को 902 में से घटाएंगे, अरे मतलब भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, तो 902 में से 209 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 693, इसका भी, ठीक है। इतना आ गया ना। अब इकाई अंक पूछा है ना, क्रम बदलने पर इकाई अंक कितना आया भाई, 3 आया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, 3। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ठीक है, और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी के कितने प्रतिशत अधिक धन है, ठीक है। बी के पास कितने धन है भाई, ए के पास बी से 20% अधिक है, यानी बी बराबर 100%, ठीक है। और ए बराबर कितना हो जाएगा, ए के पास कितना धन है, ए बराबर बी से 20% अधिक है, यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। और सी के पास बी से 20% कम है, यानी सी बराबर 80% हो जाएगा। ओके, अब प्रतिशतता निकालनी है भाई, तो प्रतिशतता निकालते हैं। अब देखिए बी का धन
b का धन कितना है, b का धन बराबर 100 और b के धन से a का धन जो है 20% अधिक है, यानी a का धन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। और c का धन बराबर, c का धन जो है b से 20% कम है, यानी b का 100 है तो 20% कम होगा तो 80 हो जाएगा, इसका c का 80 हो गया। अब प्रतिशत बराबर, प्रतिशत बराबर 120 माइनस 80, यही पूछा ना कि a का धन b के धन से कितना अधिक है अपान 80। ठीक है, एक मिनट भाई, ओह देखिए यही हुआ ना कि प्रतिशत, प्रतिशत बराबर 120 माइनस 80 अपान 80। सवाल में यही कहा है कि a के पास c से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो घटा देंगे भाई। 120 a के पास धन है और 80 c के पास है तो घटा देंगे और यहाँ पर गुणे 100। ठीक है, प्रतिशत बराबर 120 माइनस 80। ठीक है, यही पूछा ना भाई कि a का धन c के धन से कितना अधिक है, तो a का धन 120 है और c का धन 80 है तो घटा देंगे 120 माइनस 80 अपान 80 गुणे 100, घट जाएगा। अब आ जाएगा 40 अपान 80 गुणे 100। ठीक है, तो 20 चौक 80, 20 पच्चे 100। ठीक है, 5 चौक 20। अब 40 का 5 में गुणा हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 200, 200 अपान 4, 4 पंचे 20 यानी 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50%, 50% अधिक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। निम्न में से कौन सा सत्य है? चलिए भाई सत्य असत्य की खोज करते हैं। देखिए यहाँ पर रानी की वर्तमान आयु, रानी की वर्तमान आयु बराबर, रानी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, दिया है। और प्रश्नानुसार हमीद की वर्तमान आयु, हमीद, ठीक है, हमीद की वर्तमान आयु y माइनस x वर्ष। ठीक है, इतना हो गया। अब 15 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 15 वर्ष पूर्व। ठीक है, 15 वर्ष पूर्व बराबर क्या होगा? देखिए y माइनस x माइनस 15। ठीक है, बराबर y माइनस 15 अपान 1/4। इतना हो गया ना। अब यहाँ देखिए गुणा होगा, y का 4 में गुणा होगा तो यहाँ लिख रहे हैं भाई 4y हो जाएगा, फिर माइनस x का गुणा होगा तो 4x हो जाएगा। यहाँ पर गुणा हो रहा है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, अब 15 चौका 60, उसके बाद 15 का गुणा होगा 4 में तो हो जाएगा माइनस 60, यही ना। और उसके बराबर फिर बराबर कितना है? y माइनस 15 है ना, y माइनस 15 इतना आ जाएगा। अब देखिए आगे, उसके बाद 3y घट जाएगा ना, 4y में से एक y घट जाएगा तो 3y माइनस 4x। ठीक है, 3y माइनस 4x
माइनस 60 प्लस 15 बराबर 0 के। आगे देखते हैं भाई। अब उसके बाद ये इतना अलग है भाई, ठीक है, इतना अलग है। इसके बाद यहाँ से ख़त्म होने के बाद यहाँ से दूसरा स्टार्ट है, ठीक है। अब 3y माइनस 4x बराबर 45 के, ठीक है। घट जाएगा ना, 60 में से 15 घट जाएगा, आ जाएगा आपका 45, और यही 45 आपका आंसर होगा, ठीक है। 3y माइनस 4x बराबर 45, यही आपका आंसर है। कहाँ पर है भाई? ऑप्शन में 3y माइनस 4x बराबर 45 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब x का मान क्या होगा भाई? बताइए। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर x वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20x माइनस 20 रहेगा भाई, 20 माइनस x अपान x इंटू 100, इतना हो जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर 20 माइनस x अपान x इंटू 100। अब लाभ कितना है? 25, ठीक है। 25 बराबर 20 माइनस x अपान x इंटू 100, इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नोट डाउन करते हुए चलिएगा, स्किप कर रहे हैं इसे। अब देखिए कितना हो गया था भाई। देखिए यहाँ पर 1 मिनट, 25 बराबर 20 माइनस x अपान x इंटू 100, इतना हो गया था। अब हम लोग लिखेंगे 1/4, 25 चौका 100 ना। देखिए 1/4 बराबर 20 माइनस x अपान x इंटू 100, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब 20 चौक 80, अब जो है इसका गुणा हो जाएगा, तो अब 20 चौक 80, यहाँ x इधर चला जाएगा भाई, x बराबर, देखिए 1 का x में गुणा होगा तो 1 ही x होगा ना, 1 x बराबर 20 चौक 80, 80 माइनस 4 का x में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 25 चौका 100 कटा है भाई, ठीक है, 25 चौका 100 कटा है तो इतना आया है 1/4 जो आया है। अब कितना आ गया? 80 माइनस 4x, इतना हो गया। अब 4x को x की तरफ भेज देंगे इधर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 5x बराबर 80 के, तो x बराबर 80 अपान 5 के, 5 का नाम 5, 5 छक 30, यानी x बराबर 16 के, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवमूल्यन होता है, ठीक है, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 14,58,00 है तो इसे कितने में खरीदा जाएगा? बताइए।
बताइए भाई, जल्दी बताइए। सॉल्व करते हैं भाई। देखिए, माना मशीन को x रुपए में ख़रीदा गया था, ठीक है। माना मशीन बराबर x रुपए में ख़रीदा गया था, ठीक है। और दिया है a बराबर 1,45,800, ठीक है। 1,45,800 और r बराबर 10%, ठीक है। r बराबर 10% और n बराबर 3 वर्ष, ठीक है। n बराबर 3 वर्ष। अब सूत्र है एक, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए सूत्र है a बराबर p, ठीक। a बराबर p 1 माइनस r अपान 100 की पावर n, ठीक है। ये सूत्र है p बराबर x के, ठीक है। p बराबर x हम लोग मानते हैं। अब देखिए a बराबर कितना है a बराबर है 1,45,800, ओके। बराबर x के, ठीक। देखिए 1 माइनस 10/100 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक है ना, -1 माइनस 10/100 है, तो 10 में से एक घट जाएगा, तो बचेगा कितना 1,45,800। 800 भाई, यहाँ पर देखिए मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, 800, ठीक। 800 बराबर x 90/100, ठीक है। x इंटू 90/100 का होल क्यूब। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए x बराबर 1,45,800, ठीक है। और 100 की पावर कितना था, 100 की पावर क्यूब थी ना, तो इंटू 3 बार 100 लिखेंगे, ओके। अब उसके बाद फिर 90 की पावर भी क्यूब था, तो 3 बार 90 भी लिखेंगे, 90, ओके। इतना हो गया। अब काट पीट दीजिए सबको, ठीक है। काटने पीटने के बाद आपका आ जाएगा x बराबर 2 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 लाख, 2 लाख रुपए, यही आपका आंसर है, ठीक है। मशीन को 2 लाख रुपए में ख़रीदा गया था, आपका आंसर है 2 लाख, ठीक है। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई है, क्या है भाई एक की लंबाई, बताइए। चलिए निकालते हैं भाई। देखिए फिगर बनाते हैं भाई। देखिए A B C और D, ठीक है। और यहाँ से A और B के बीच की दूरी जो है x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर, ठीक है। और A से C के बीच की दूरी x सेंटीमीटर,
और बी से सी की बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना याद हो गया, याद रखिएगा, याद हो गया नहीं। ठीक है, अब उसके बाद दिया है बी सी बराबर 48 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना है भाई? क्षेत्रफल कितना है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला है 1/2 इंटू ऊंचाई मतलब एच मतलब ए डी। ठीक है, ऊंचाई ए डी और आधार इंटू आधार, आधार कितना है भाई? बी सी है, आधार बी सी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर 168 बराबर 1/2 ए डी इंटू बी सी कितना है? 48 बी सी। ओके, अब ए डी बराबर 168 इंटू 2/48। ठीक है, 48 है भाई, याद रखिएगा। 168 इंटू 2/48, काट पीट दीजिए भाई, तो आ जाएगा आपका 7। ठीक है, काट दीजिए। अब उसके आगे देखते हैं भाई, पूरा स्किप करते हैं। देखिए स्किप हो गया पूरा, तो हमारा कितना आया था भाई? ए डी बराबर 168/48 था ना, और इसमें इंटू 2 था, तो काट दिए थे हम लोग। इसका पता है ना भाई कैसे कटा पिटा है? नहीं तो देख लीजिए, 168 दूना कितना होता है भाई? 168 दूना 336/48। ठीक, 12 चौक 48। ठीक, 12 दूनी 24, 9 बचा, 9 चल गया 6 में, तो 12 अट्ठे 96, 28 हो गया, 4 सत्ते 28, 7 आ गया ना। तो ए डी बराबर कितना आया है? ए डी बराबर 7। अब उसके बाद आगे देखते हैं, 7 सेंटीमीटर है भाई, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए अब त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, आप लोग फिगर बना लिए होंगे, तो आप लोग फिगर को देखते हुए चलिए। त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या भी? ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही ना। अब ए बी बराबर कितना था? ए बी बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर एक्स था ना। आप लोग फिगर बनाए कि नहीं? बनाए तो होंगे ही। देखिए ए बी बराबर कितना था? एक्स ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
और AD कितना निकल कर आया था 7, ठीक है। तो AD बराबर 7 का वर्ग प्लस BD बराबर कितना होगा भाई, अगर BC बराबर 48 है तो 48 है तो BD बराबर उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा 48 का आधा कितना होगा भाई 24, 48 का आधा 24 हो जाएगा, 24 का वर्ग, ठीक है। अब x स्क्वायर बराबर 7 × 49 और 24 यहाँ में 576, ठीक है, इतना हो गया। अब दोनों को जोड़ लीजिए भाई, x स्क्वायर बराबर 49 + 576 बराबर 625, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 625, तो x बराबर 25, ठीक है। 625 का वर्ग कितना होता है भाई 25 होता है ना, 25 सही में 625, तो यही आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। ओके भाई, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16 पान पाई है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात है, क्या है भाई बताइए। माना वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर a, ठीक है। वृत्त का व्यास बराबर, साथ में नोट करते हुए चलिएगा, 2 पाई, ठीक है। वृत्त का व्यास 2 पाई। अब प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 पान पाई इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर बराबर 16 पान पाई, ठीक है। a स्क्वायर बराबर 16 पान पाई इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। अब उसके आगे देखते हैं भाई। देखिए, a स्क्वायर बराबर 16r के, ठीक है। यहाँ से देखिए पहले भाई कितना आया था, a स्क्वायर बराबर 16 पान पाई इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक। पाई r स्क्वायर, तो देखिए पाई पाई से कट जाएगा। अब बचा क्या, a स्क्वायर बराबर 16 r स्क्वायर के, ठीक है, यही बचा ना। अब r जो है इस साइड चला जाएगा a की तरफ, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपान r स्क्वायर बराबर 16 के, ठीक है। तो दोनों का वर्ग है ना, a का वर्ग है और r का वर्ग है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a अपान r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 16 को भी लिख सकते हैं 4 का वर्ग, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, a अपान r का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, इतना हो गया था। अब a अपान r बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए a अपान 2r बराबर 2/1 के, 2:1, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 2:1। समझ में आया ना कैसे आया। देखिए व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या क्या होता है ना,
वहाँ से आया ये, कंफ्यूज मत होइएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, क्या है भाई बताइए। देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना है भाई, अंतःकोणों का योगफल बराबर 1440 डिग्री, ठीक है। और यन भुजा के बहुभुज के अनुपात कोणों का योगफल। देखिए यन भुजा के, सब कुछ लिख नहीं पाएंगे भाई, यन भुजा के बहुभुज के अनुपात कोणों का योगफल, अनुपात कोणों का योगफल बराबर 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आगे उसके, अब 1440 डिग्री बराबर 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब देखिए 2n - 4 बराबर 1440 डिग्री अपान 90 भाई, ठीक है। इतना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, उसके आगे अब जो है 2n - 4 बराबर 16 के, और 2n बराबर 4 इधर चला जाएगा तो 16 4 20 हो जाएगा, 20, और n बराबर 20/2 के, 2 दाम में 20 10, ठीक है। n बराबर कितना आ गया 10। यही आपका आंसर हो गया भाई। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः a, b और c है, तब a - b + c/2 का होल स्क्वायर -2 का मान है, क्या है भाई। चलिए देखते हैं। देखिए पंचभुजीय पिरामिड में फलकों की संख्या बराबर, फलकों की संख्या a, ठीक है। a बराबर कितना है 5 + 1 बराबर 6 के, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा साथ में। और देखिए फिर किनारों की संख्या, b बराबर 5 × 2 बराबर 10 के, ठीक। शीर्षों की संख्या, c बराबर 5 + 1 बराबर 6 के, ठीक है। अब फार्मूला काम करेगा, इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर वही आ जाएगा a - b + c/2 पूरे का होल स्क्वायर -2। अब इसके बराबर रखिए भाई, a बराबर कितना आया था,
6 माइनस b बराबर, देखिए 6 माइनस 10 प्लस 6 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा 2 अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, बराबर 1 माइनस 2 बराबर 1 माइनस 1 के, ठीक है। यही आपका आंसर है -1। देखिए किसी बहुभुज में फलकों की संख्या बराबर कितना होता है, n प्लस 1 के, ठीक है, तथा किनारों की संख्या बराबर 2n के होता है, ठीक है। आपका आंसर जो है -1 आ गया है। अब देखिए अब कुछ फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट नोट है। देखिए फलकों की संख्या, किसी बहुभुज में फलकों की संख्या n प्लस 1, ठीक है, और किनारों की संख्या 2n और शीर्षों की संख्या n प्लस 1, यही फार्मूला होता है भाई, ठीक है। फलकों की संख्या ठीक, फलकों की संख्या और ये है किनारों की संख्या और ये है शीर्षों की संख्या, ओके। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, माइनस फर्स्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, देखिए यदि त्रिभुज, ठीक, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप बताइए भाई। चलिए देखते हैं, देखिए त्रिभुज बनाते हैं भाई। हमारा त्रिभुज भाई कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी आप लोग मैनेज करिए, ठीक है। देखिए ये है डी और ये है 130, ठीक है, 130 अंश, 130 अंश लिखा हुआ समझ में आ रहा है भाई। फिर से लिख दे रहे हैं 130, ठीक है, 130 अंश ए बी सी। अब देखिए कोण बराबर 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री अपान 2, ठीक है। चूँकि त्रिभुज ADC बराबर 90 डिग्री प्लस त्रिभुज ABC अपान 2 के। अब 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री बराबर 155 के, यही 155 डिग्री, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया भाई। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। क्या है भाई, चलिए देखते हैं, निकालते हैं फार्मूला। और अगर फार्मूला याद होगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे,
नहीं तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, हम तो है ही फार्मूला बताने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, पूरा नहीं लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच के होता है, ठीक है। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर के। आधारों के क्षेत्रफलों का योग बराबर क्या होता है, आधारों के क्षेत्रफलों के योग बराबर, क्षेत्रफलों का योग बराबर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आधारों के क्षेत्रफलों का योग 2 पाई आर होता है। अब प्रश्नानुसार 4 इंटू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच बराबर 6 गुणे आधारों के क्षेत्रफल का योगफल। आधारों के क्षेत्रफल का योगफल कितना है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 6 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना, अच्छे से लिख दे रहे हैं भाई। देखिए, 6 गुणे आधारों के क्षेत्रफल का योग 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना। अब उसके बाद फिर देखिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 पाई आर एच, ठीक है, 8 पाई आर एच। एच बराबर कितने के, 12 के, ठीक है, बराबर 6 गुणे 6 गुणे नहीं, यहाँ पर 12 कर दीजिए भाई, 6 दूनी 12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 8 पाई आर एच बराबर 12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर आगे देखिए, अब आपका हो जाएगा 8 पाई आर गुणे 12, एच के स्थान पर 12 भाई, ठीक है, 12 बराबर 12 पाई आर स्क्वायर। ओके, समझ में आया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन ... द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है भाई, डेविड व्हीलर, वैन हेले, जॉर्ज पोलियो या फिर वाइगोत्स्की। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, डेविड व्हीलर, ठीक है। डेविड व्हीलर ने यह कथन दिया कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं जॉर्ज पोलियो, ठीक है, जॉर्ज पोल्या, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, पोलियो नहीं है क्या ही बताएं, जॉर्ज पोल्या, ठीक है। जॉर्ज पोल्या ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल डिस्कवरी
मैथमेटिकल डिस्कवरी किसकी पुस्तक है भाई? जॉर्ज पोल्या की। ठीक है, जॉर्ज पोल्या की एक पुस्तक है मैथमेटिकल डिस्कवरी, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज पोल्या ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल डिस्कवरी में समस्या समाधान को कुछ स्पष्ट रूप से कल्पना करने के लिए उपयुक्त कुछ कार्रवाई के लिए सचेत खोज के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन तुरंत प्राप्य उद्देश्य नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं वैन हिले। वैन हिले के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए भाई। वैन हिले का सिद्धांत बताता है कि युवा लोग ज्यामिति कैसे सीखते हैं। यह ज्यामिति सोच के 5 स्तरों को चित्रित करता है। पहला है प्रत्योक्षकरण। ठीक है, प्रत्योक्षकरण नोट करते हुए चलिएगा। दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अमूर्तता और चौथा है औपचारिक कटौती और कठोरता का लेबल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या है भाई? बताइए। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, या फिर बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चे के चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2015 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000 व 2005 में से एक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं का हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने के हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? बताइए भाई। उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए, या फिर उसे श्यामपट्ट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए, या फिर उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की गई हों, या फिर उसे पूरी 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास कर परीक्षा देनी चाहिए। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के ... प्रयास को दर्शाता है। किसके प्रयास को दर्शाता है भाई? वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी, या फिर अंतरा विषयिक उपागम संबंधी, या फिर शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी, या फिर गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। इस प्रकार शिक्षिका शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। क्या है भाई, बताइए। किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार विद्यार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ठीक है, गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार विद्यार्थियों के संशोधन को सुदृढ़ बनाया जाए, हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या में शामिल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ऑब्लिक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गाकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थियों की सहायता करती है। किसमें करती हैं भाई, बताइए। अवलोकन कौशल के सुधार में, या फिर संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में, या फिर स्थानिक योग्यता का सुधार करने में, या फिर विश्लेषणात्मक योग्यता के सुधार करने में। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, या फिर अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे सूत्रों व एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी ... के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। खोज परक उपागम, परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम, परियोजना आधारित उपागम, व्याख्या आधारित उपागम। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, खोज परक उपागम। ठीक है, जियोजेब्रा ज्यामिति, बीजगणित तथा कैलकुलस सिखाने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जियोजेब्रा ज्यामिति, बीजगणित तथा कैलकुलस सिखाने का सॉफ्टवेयर है। यह एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जो विद्यार्थियों को खोज परक उपागम का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है, या फिर जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में
प्रासंगिक समस्या पूछती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, 2 ही ऑप्शन है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ठीक है। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की सफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यता के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण कौशल या प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे मैथ के 30 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।